नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपोर्टर लाइव में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। रिपोर्टर लाइव में हम दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी अपने तमाम संवाददाताओं से लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव की। दिल्ली में यमुना का जल स्तर बढ़ गया है, जिससे परेशानियां हो रही हैं। ताजा खबर है, ये बता रही हमारी सहयोगी दीक्षा चौधरी। दिल्ली में हुई भारी बारिश के चलते यमुना का जलस्तर बढ़ गया, जिसको लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। देश के उत्तरी क्षेत्र में भारी बारिश के बीच हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ने के कारण दिल्ली में यमुना नदी के खतरे के निशान को पार करने के साथ ही निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित निकालने का काम शुरू हो गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जल भराव की स्थिति और यमुना के बढ़ते स्तर पर चर्चा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब तक बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार स्थिति से निपटने के लिए तैयार है और जरूरत पड़ने पर राहत शिविरों में शिफ्ट करने के लिए 41,000 लोगों की पहचान की गई है। ऊंचाई वाले जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार बारिश के बीच हरियाणा द्वारा यमुनानगर स्थिति हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के चलते दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान 205.33 मीटर को सोमवार को पार कर गया। नदी का जलस्तर समय से पहले ही खतरे के निशान को पार कर गया। अनुमान लगाया गया था कि मंगलवार दोपहर तक ये खतरे के निशान को पार कर जाएगा। वहीं राजस्व मंत्री अतिशी ने कहा कि लोगों को बाढ़ के क्षेत्र से सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है और संबंधित जिलाधिकारी को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पहुंचाया जाएगा। दिल्ली से कैमरामैन निकी के साथ दीक्षा चौधरी, इंडिया। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न के मामले पर दिल्ली पुलिस ने क्या कुछ कहा, इस खबर को बता रहे हैं हमारे सहयोगी दिनकर आनंद। पहलवानों से जुड़ा एक बार फिर से बड़ा मामला सामने आया। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में एक बड़ा खुलासा किया है। जिस तरीके से ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप लगाए गए थे, उन आरोपों के खिलाफ जो है फिर से दोबारा दिल्ली पुलिस चार्जशीट दाखिल कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कहा गया है कि 6 सिख पहलवानों की शिकायत की है। अब तक की जांच के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। इतना ही नहीं, उन्हें यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने जैसे अपराधों के लिए दंडित भी किया जा सकता है। खास बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने आरोपी बीजेपी नेता और गवाहों से पूछताछ के लिए भी बुलाने की इजाजत अदालत में मांगी है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक आईपीसी की धारा 506 आपराधिक धमकी, 354 महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना, 354A यौन उत्पीड़न और 354D पीछे करने का आरोप ब्रजभूषण के खिलाफ बनता है। इससे बात का जिक्र दिल्ली पुलिस ने 13 जून की चार्जशीट में किया था। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक मामले में ऐसा एक बार नहीं बल्कि बार बार किया है। बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 6 मामले से 2 में धारा 354, 354A और 354D के तहत मामला दर्ज किया गया है, जबकि 4 मामले धारा 354 और 354A के तहत दर्ज हैं। इन धाराओं के तहत आरोप अदालत में साबित होने पर भी ब्रजभूषण शरण सिंह को 5 साल तक की सजा भी दे सकती है। बता दें कि कुछ भारतीय महिला पहलवानों ने बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण के पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने मामले में दर्ज किया था। यह मामला अप्रैल-मई 2023 के दौरान देश और दुनिया में चर्चा का विषय भी रहा है। फिलहाल इस मामला अदालत में विचाराधीन है और इस पर भी सुनवाई जारी है। यौन उत्पीड़न वाले मामले में पहलवानों के खिलाफ एक बार फिर से धरना प्रदर्शन भी शुरू हो सकता है। बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है, बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। जिस तरीके से जो है उनके परिवार के लोग और उनके जो सहयोगी हैं, उनसे भी दिल्ली पुलिस पूछताछ कर सकती है। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। लखनऊ में कैबिनेट की बैठक हुई सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में। बैठक में क्या हुआ, कौन कौन से प्रस्ताव पर लगी मोहर, इस खबर को बता रहे हमारे सहयोगी प्रियम पाठक। आज योगी कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई। इस कैबिनेट बैठक में कुल अलग अलग विभागों के 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक के अंदर मुख्य रूप से जो सबसे अहम रहा उसमें आज पावर कॉर्पोरेशन को लेकर था, जिसमें
800 मेगावाट के 2 प्लांट जो हैं उनको आज मंजूरी दी गई है, ताकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर विद्युत खपत जो है उसके चलते कहीं बिजली की जो है वो कमी ना रहे। और इसी को ध्यान में रखते हुए एनटीपीसी की तरफ से 800 मेगावाट के 2 प्लांट जो है वो तैयार किए जाएंगे। पहला प्लांट जो है वो 50 महीने में बनकर तैयार होगा, जबकि दूसरा प्लांट 56 महीने में बनकर जो है वो तैयार होगा। इसी तरीके से रामपुर में शाहबाबाद बाजपुर मार्ग को जो है सड़कों की जो लंबाई है और चौड़ाई है उसके चौड़ीकरण और सुंदरीकरण का जो प्रस्ताव था वो आज इस बैठक में रखा गया, जिसको मंजूरी मिली है। मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर के रास्ते के चौड़ीकरण के प्रस्ताव को भी आज इस कारण बैठक में जो है मंजूरी दी गई। रानीपुर टाइगर रिजर्व जनपद चित्रकूट के तहसील मनिकपुर में बनने का जो प्रस्ताव है उसको भी मंजूरी। इसके अलावा नगर में नई जेल के निर्माण के लिए जमीन देने के प्रस्ताव पर जो है वो मोहर लगी है। तो कुल अलग अलग विभागों के आज प्रस्ताव जो थे वो इस कैबिनेट बैठक में रखे गए, जिसमें से कुल 17 प्रस्तावों को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है और जल्द ही अब ये सभी जो प्रोजेक्ट हैं उनको शुरू कर दिया जाएगा। और आज की सब कैबिनेट बैठक में सबसे अहम जो रहा वो यूपीपीसीएल का रहा है प्रस्ताव, जिसमें 800 मेगा प्लांट को मंजूरी दी गई। कैमरामैन राहुल के साथ मध्य प्रदेश में आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है। विधानसभा में क्या कुछ हुआ, इस खबर को बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजेश आर्या। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र का आज पहला दिन रहा, जहां पर कांग्रेस ने सरकार को जमकर घेरा। वहीं आदिवासी मुद्दों को कांग्रेस ने सदन में उठाया। और वहीं हम बात करें कि सीधी मामले को लेकर सदन में कांग्रेस ने हंगामा भी किया। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जो है सीधी मामले से बचती हुई नजर आ रही है, इस पे वह चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं कांग्रेस का यह भी कहना है कि हम स्थगन प्रस्ताव भी लेकर आए थे कि तमाम कार्रवाई को रोककर जो मध्य प्रदेश में जो सीधी कांड हुआ है वो एक कलंकित करने वाला कांड है, जिसने पूरे प्रदेश की छवि खराब की है। और मगर सरकार इससे बचती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी का इस मामले को लेकर कहना है कि जिन मामलों में कार्रवाई हो चुकी है, कांग्रेस पुराने मामलों को खोद कर लेकर आ रही है। वह सदन की कार्रवाई में रुकावट बनने का काम कर रही है, वह चर्चा करने के लिए ही तैयार नहीं है। कैमरामैन नजर के साथ भोपाल से राजेश आर्य की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है। अगले 48 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस खबर को बता रहे हैं हमारे सहयोगी अभय कैतुरा। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर अपना रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटे के लिए उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर बताया गया है कि चाहे मैदानी क्षेत्र हो, पहाड़ी क्षेत्र, जो संभावित जो जगह हैं, चाहे भूस्खलन से रिलेटेड हो या जलभराव से रिलेटेड, वहां पर ज्यादा लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती सभी संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात दे दी गई है। ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश देने के साथ ही आपदा विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको भी अलर्ट मोड पर रखा है, ताकि किसी भी प्रकार से इस आपदा की घड़ी में लोग यहाँ पर अपनी जो परेशानी है उनसे वंचित ना रह सके, उनकी परेशानी बढ़ ना सके। इसके लिए अधिकारियों कर्मचारियों को त्वरित गति से काम करने के लिए कहा गया है। तो ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड के लिए अगले 48 घंटे भारी से भारी बारिश के रहने वाले हैं और लोगों की जो परेशानी है वो बढ़ने वाली है। कैमरामैन नसुनियाल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। मेरठ में हरिद्वार दिल्ली के हाईवे 58 पर कार सवार ने कांवड़ियों को टक्कर मार दी। इस खबर की पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित सैनी। कांवड़े में टक्कर लगने के बाद कांवड़े ने यहाँ जमकर हंगामा किया। मेरठ से हरिद्वार से जल लेकर आ रहे दिल्ली की तरफ जाने वाले कांवड़े को वैगनार कार ने टक्कर मार दिया। टक्कर मारने के बाद यहाँ पर कांवड़े जमकर हंगामा किया और उसके बाद कम कर कार में तोड़फोड़ की गई। गाड़ी पे पुलिस का लोगो लगा हुआ था, यही वजह है कि शायद गाड़ी पुलिस की थी, लेकिन मौके से गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर चाबी गाड़ी के निकाल कर फरार हो गया। और जिसके बाद जो कार में चोटिल हुआ है उसको अस्पताल भर्ती किया गया, उसकी कावड़ी खंडित हो गई। उनके साथियों ने हंगामा करते हुए कहा है कि वो हरिद्वार जल लेकर आए और उन हरिद्वार से ही जल लेकर आने का। इस घटना के बाद मौके पर खड़ा पुलिस और सीएम मौजूद और कांवड़े को समझाने में जुट गए और कहा कि घटना घट गई है और आपको हम नया गंगाजल ला के दे देंगे। लेकिन कांवड़े अपनी जीत पर रहे और ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते रहे। इसके बाद कांवड़े को समझाकर यहाँ से सीओ ने उनको गंगाजल देकर दिल्ली में रवाना कर दिया। लेकिन साफ तौर से देखा जाए कांवड़ यात्रा शुरू हो गई, लाखों कांवड़े इस रोड से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यातायात की बात की जाए तो यहाँ प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली है। यहाँ अभी भी
कामड़े की इसी रोड पर प्राइवेट गाड़ियां चल रही है, जिससे हादसा होने का अनुमान लगा रहता है। जैसे कि आज से हादसा हुआ है, उसको लेकर यहाँ पे काफी हंगामा हुआ है। फिलहाल पुलिस जो फरार ड्राइवर है उसके तलाश में जुटी हुई है और जो कामड़े घायल है उसको अस्पताल भर्ती करके इलाज के लिए आगे दिल्ली की तरफ भेज दिया गया है। इंडिया वॉइस से अमित सैनी। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ हाईवे पर भीषण टक्कर देखने को मिली कार में और बस में। इस खबर की हम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नदीम शाहीन। गाजियाबाद में सुबह 6 बजे एक दर्दनाक हादसा हो गया। आपको बता दें, इस हादसे में लगभग 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। पूरा मामला गाजियाबाद के मेरठ एक्सप्रेसवे का है, जहां पर रॉन्ग साइड आ रही बस ने जोरदार कार को टक्कर मार दी, जिसका सीसीटीवी भी काफ़ी वायरल हो रहा है। हालांकि आपको बता दें, जानकारी के अनुसार डीसीपी ग्रामीण ने जानकारी दी है, जिसमें लगभग एक ही परिवार के 8 लोग थे, जिसमें 6 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 लोगों का गंभीर स्थिति में इलाज चल रहा है, जिनको पास के हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। उनकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है, जिसके बाद पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए गाजियाबाद पुलिस ने पूरे रास्ते को हटाने की कोशिश की, जिसके बाद काफ़ी लंबा वहाँ जाम लग गया, क्योंकि मेरठ एक्सप्रेसवे पर काफ़ी संख्या में गाड़ियाँ जो है आती जाती हैं। जिसके बाद कहीं ना कहीं सीसीटीवी का जो फुटेज आया है उससे देखा जा रहा है कि अगर सुबह 6 बजे का वक्त नहीं होता तो ये हादसा बड़ा भी हो सकता था। जिसमें देखा यह भी जा रहा है कि बस में स्कूल के बच्चे सवार नहीं थे, क्योंकि वो स्कूल की बस थी, और भी बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन फिलहाल 6 लोगों की इसमें जान गई है, और ये हादसा रॉन्ग साइड बस आने की वजह से कार में टक्कर लगने की वजह से हुआ है, जिसके बाद परिजनों में कहीं ना कहीं कोहराम मच गया है। अपने सहयोगी माइक के साथ मैं नदीम शाहीन, इंडिया वॉइस गाजियाबाद। गाजियाबाद पुलिस ने 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। क्या ये पूरी खबर, इसी खबर को बता रहे हैं हमारे संवाददाता सुशील तिवारी। तस्करों को गाजीपुर जिले में किया गया गिरफ्तार। थाना मोहम्मदाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जब पुलिस अपने रूटीन चेकअप में स्वाट टीम, सर्विलांस टीम और थाना मोहम्मदाबाद की पुलिस टीम हाटा मार्ग पर खड़ी थी, उसी समय 2 हेरोइन तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया और कब्जे से 1 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए गए। 820 ग्राम हेरोइन के साथ हेरोइन तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 82 लाख बताई जा रही है। इससे पहले भी करोड़ों की हेरोइन बरामद की थी गाजीपुर की पुलिस ने और बड़ी सफलता प्राप्त की थी। बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। इनको गिरोह के आकाओं को भी ढूंढने में पुलिस लगी है। एनडीपीएस एक्ट के तहत इन पर कार्रवाई की जा रही है और इन अपराधियों को जेल भेज दिया गया है। इंडिया वॉइस की रिपोर्ट, मैं सुशील तिवारी। मैनपुरी पुलिस ने चोर के गैंग को गिरफ्तार किया है। इस खबर को बता रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। को बड़ी सफलता हाथ लगी है। करेल पुलिस ने अंतर जनपदीय चोरों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं आपको बताते चले, चोरी का माल खरीदने वाले सराफा व्यापारी को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के साथ साथ चोरी के जो भी आभूषण है, कैश है और जो अन्य सामान है उसको पुलिस ने बरामद किया है। करेल थाना क्षेत्र में मोहल्ला काजी में 7 दिन पहले 3 घरों में एक साथ चोरी की घटना को अंजाम दे दिया था चोरों ने। इसके बाद सर्विलांस टीम और करेल पुलिस और क्षेत्राधिकारी की मदद से सकुशल कार्रवाई करते हुए घटना का अनावरण किया है। चोरी की घटना में अंजाम देने वाले चारों चोर औरैया जनपद के रहने वाले हैं। तो वहीं सराफा व्यापारी भी औरैया जनपद का ही रहने वाला बताया गया है। इनके पास से भारी मात्रा में आभूषण और कैश और चोरी जिन जिन घरों से जो सामान किया था उनको भी पूर्ण रूप से बरामद कर लिया है। एसपी विनोद कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर पूरी घटना की जानकारी देते हुए बताया कि जो चोरी का माल खरीद रहे सराफा व्यापारी से पूछताछ की गई तो कई बार इन चोरों से उसने माल खरीदा है और उसको गिरा भी दिया है। फिलहाल चोरों की पूछताछ पुलिस कर रही है। 1 दर्जन से अधिक उन पर मुकदमे दर्ज हैं। इंडिया वॉइस के लिए मैनपुरी से एटा में ज्योति मौर्य और संतोष मौर्य जैसा एक मामला सामने देखने को मिला। इस खबर को बता रहे हैं हमारे सहयोगी संतोष यादव। एटा जिला से भी एक अंकुर मौर्य और ज्योति मौर्य का प्रकरण निकल के आया है। जी हां, आप सच सुन रहे हैं। एटा में भी एक ऐसा प्रकरण आया है जिसमें पति ने तमाम आरोप अपनी पत्नी पर लगाए हैं। 2019 में एक शादी में उसकी भेंट होती है एक लड़की से, जिसके बाद वो भेंट प्यार में बदलती है। उसके बाद उसमें शादी होती है और शादी के बाद जो रिश्ता था वो बढ़ रहा था। इसी बीच में 3rd पर्सन की उसमें एंट्री हो जाती है और एंट्री इस कदर हो जाती है कि जो शादीशुदा लड़की थी उसने अपने पति के खिलाफ ही संगीन धारा मुकदमा लिखाया है। उसमें तमाम उसने ससुरालीजनों को भी आरोपी बनाया है
इस पूरे मामले में थाना मिराची में एक मुकदमा दर्ज भी किया गया है। वहीं पीड़ित पति का कहना है कि उसने अपनी पत्नी को तमाम कंपटीशन क्लासेस जिसमें BSc नर्सिंग उसको कराई, MSc भी कराई, CGL की तैयारी भी कराई, इसके बावजूद भी जो पत्नी थी वो खुश नहीं थी और अपने पति के अलावा किसी और से संबंध बना बैठी, ये आरोप लगाए हैं उस पीड़ित युवक ने। बहरहाल थाना मिराची मुकदमा दर्ज किया गया है और मिराची पुलिस कार्रवाई कर रही है। देखना ये बाकी होगा कि कब तक इसमें कार्रवाई हो पाती है। मेरे सहयोगी प्रमोद के साथ संतोष, इंडिया वॉइस एटा। गाजियाबाद में धर्मांतरण के रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। जब जांच हुई तो पता पड़ा कि धर्मांतरण का जिसमें संलिप्त था वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का BDS का 10 साल पुराना छात्र था। इस खबर को बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रदीप पुंडीर। अलीगढ़ में मतांतरण का जिन एक बार फिर बाहर निकला है। आपको बता दें पूरी घटना गाजियाबाद की है, जहां पर करीब एक हफ्ता पहले 5 लोगों को पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराने के लिए गिरफ्तार किया, जिनमें से एक का नाम सौरभ उर्फ अब्दुल्ला है, जिसने कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से 10 साल पहले BDS की पढ़ाई की। पूरे मामले की शिकायत बीजेपी नेता डॉक्टर निशीथ शर्मा ने SSP को पत्र लिखकर कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो धर्म परिवर्तन कराने के मामले में काफ़ी समय से सक्रिय और इस पर किसी ने अभी तक कार्रवाई नहीं की है, जिसकी शिकायत उन्होंने SSP को लिखे पत्र में कही है। वहीं पूरे मामले को लेकर डॉक्टर निशीथ शर्मा ने कहा कि जो सौरभ उर्फ अब्दुल्ला पकड़ा गया है वह पहले उनके साथ ही BDS की पढ़ाई कर रहा था, जो कि अब अब्दुल्ला के नाम से फेमस है। अब अब्दुल्ला और सौरभ पे हिंदू लड़कों को और लड़कियों को वर्ग लाकर, हिंदू छात्रों को वर्ग लाकर उनका धर्म परिवर्तन कराने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं डॉक्टर ने आरोप लगाया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अक्सर ऐसे तमाम मौलाना और लोग आते जाते रहते हैं जो कि हिंदू युवाओं और छात्राओं को धर्म परिवर्तन कराने पर जोर देते हैं। वही पूरे मामले को लेकर डॉक्टर निशीथ शर्मा ने कहा कि इस तरह की जिस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया है, जिस तरीके से इस तरह की चीज़ें एक्टिव रहती हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, उसको लेकर उन्होंने पहले यूनिवर्सिटी जो प्रशासन है उससे शिकायत की थी, लेकिन यूनिवर्सिटी जो प्रशासन है उसने कोई इस पर संज्ञान नहीं लिया। अब उन्होंने इसकी शिकायत जो है वो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से की है, ताकि आने वाले जो छात्र छात्राएँ हैं, जो हिंदू छात्र छात्राएँ हैं, जो विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, उनको ना बरगलाया जाए और उनका धर्म परिवर्तन ना कराया जाए। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया वॉइस, अलीगढ़। यूपी के अमरोहा में शादी समारोह में देखा गया कि बड़ा हादसा हो गया। इस खबर को बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान। अमरोहा में दिल दहला देने वाला एक हादसा सामने आया, जहां पर बारात चढ़त के दौरान बारात चढ़ाने वाली ठेली हाई टेंशन लाइट से टकरा गई, जिसके चलते वहां पर 3 लोग झुलस गए। वहीं एक युवक की जलकर दर्दनाक मौत हो गई, जिसका लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पूरा मामला अमरोहा जनपद के आदमपुर थाना क्षेत्र के कस्बा ढवारसी का है, जहां पर एक बारात चढ़ रही थी। बारात चढ़त के दौरान अचानक बारात चढ़ाने वाली ठेली हाई टेंशन लाइट से टकरा गई, जिसके चलते वहां पर एक बड़ा हादसा हो गया। 3 लोग झुलस गए, जिनमें से एक युवक की मौके पर ही जलकर दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद वहां पर पूरी तरह से हड़कंप मच गया। वहीं जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेते हुए मृतक के शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और विधिक कार्रवाई करने की बात कही है। इसमें जो बाकी लोग झुलसे थे उनकी हालत गंभीर बनी हुई है, जिनको हायर सेंटर रेफर किया गया है। वहीं सारे मामले में ग्रामीणों का कहना है कि वहां पर कस्बा ढवारसी में हाई टेंशन लाइट के तार काफ़ी जर्जर हैं और नीची हालत में है, जिसकी शिकायत बिजली विभाग के अधिकारियों से कई बार की जा चुकी है, लेकिन अभी तक बिजली विभाग के कानों पर जूं नहीं रेंगी है, जिसके चलते ग्रामीणों ने, आसपास के लोगों ने इस घटना का जिम्मेदार बिजली विभाग के अधिकारियों को ठहराया है और आला अधिकारियों से इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की मांग की है। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। बस्ती में बाबा के बुलडोजर से भी आगे प्रधान का बुलडोजर निकला। इस खबर को बता रहे हमारे सहयोगी बाबुंदर यादव। उत्तर प्रदेश में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई से जहां भू माफियाओं में या फिर कोई भी माफिया हो जहां लोग दहशत में हैं, लेकिन वहीं ताज़ा मामला बस्ती जनपद में है। एक ऐसा भू माफिया जो कि ग्राम प्रधान का पति है और वह गरीब के आशियाने पर चलवाया बुलडोजर। ना तो कोई नोटिस मिली है ना कुछ मिला है, और ऐसे ही गरीब जो कि आज उस गरीब के मकान को जमींदोज करके पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन जब पीड़ित परिवार अपनी सुरक्षा, अपनी न्याय को लेकर के थाने से लेकर के और जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुँचे, तो वहीं जिलाधिकारी बस्ती द्वारा SDM को भेज करके वहाँ पर जांच पैमाइश कराने की बात कही, तो वहीं लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि SDM द्वारा ये कार्रवाई किया गया कि जब ये मामला पैमाइश में आया तो ही देखा गया कि प्रधान खुद जो है अवैध ज़मीन में कब्जा कर मकान बनवाया था, जिसको SDM खुद प्रधान के मकान पर बुलडोजर चलवाया
और उस पर कार्रवाई किया। तो जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि ये प्रधान पति जो कि लगातार ये भूमाफिया के किस्म के लोग हैं, दबंग हैं, और लगातार ये पीड़ित परिवार बता रहा है कि इनकी नीयत थी कि हमारी ज़मीन को कब्जा करना, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन पर जो है ये बुलडोज़र चलवा करके पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिए हैं। जब पीड़ित परिवार से पूछा गया तो पीड़ित परिवार ने बताया कि इनकी ये लगातार हम लोगों पर दबाव डाल रहे थे कि रास्ता देने की बात कर रहे थे। तो हम लोगों ने रास्ता कैसे दे दें जब हमारे पास इतनी ही ज़मीन है, जिसको लेकर के लगातार ये दबाव, और हम लोग नहीं थे, जो कि पीड़ित परिवार को की किडनी भी खराब है और वह आगरा में उसका इलाज चल रहा है। लगातार वह जिस तरीके से वह मतलब थाने से लेकर के अधिकारियों के चक्कर लगाता है, उसकी पूरी उम्मीद है, जिस तरीके से लग रहा था उसको न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन बस्ती एसडीएम द्वारा जिस तरीके से वो पीड़ित परिवार को अभी न्याय तो मिला नहीं, लेकिन परिवार जो प्रधान पति हैं उनका खुद मकान जो है अवैध ज़मीन में था, जिसको एसडीएम द्वारा बुलडोज़र चलवाकर गिरवाया गया। लेकिन अब देखने वाली बात यह है, क्या प्रशासन गरीब परिवार का जो प्रधानपति द्वारा आशियाना गिराया गया, क्या उनको इसका मुआवजा मिलेगा? आखिर वो किस छत के नीचे रहेंगे, कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? देखने वाली बात है कि क्या प्रशासन उनको इसका मुआवजा दिला पाएगा या नहीं दिला पाएगा। बस्ती से इंडिया वॉइस के लिए बबुंदर यादव। और फिलहाल रिपोर्टर लाइव में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।